Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic forms of power sharing of class 10 civics chapter number 1. So इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म हैं या टाइप हैं, राइट? बट इससे पहले ऊपर एक स्टोरी दी हुई है, खलील्स डिलेमा. इसमें हम एक तरीके से एक स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी के एंड में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर हमें जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे देना होगा. सो एज यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वाव ऑफ साइलेंस एंड वेताल वॉज द पिलियन राइडर. सो आपने विक्रम बेताल की कहानी सुनी होगी. उसमें विक्रम जो है वो चलते रहते हैं और उनके पीठ पे वेताल बैठा होता है और वेताल जो है वो विक्रम को कहानी सुना रहा होता है. तो वही एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, बट थोड़ा मॉडर्न विक्रम बेताल है. विक्रम जो है वो बाइक चला रहे हैं और वेताल जो है वो पिलियन राइडर है. पिलियन राइडर मतलब जो ड्राइवर के पीछे बैठा होता है बाइक में, तो जो पीछे बैठने वाला पर्सन है उसे पिलियन राइडर कहते हैं. तो वेताल जो है वो विक्रम के पीछे बैठा है बाइक पे. एज यूजुअल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक व्हाइल ड्राइविंग. तो हमेशा की ही तरह वेताल ने विक्रम को एक स्टोरी सुनानी शुरू की ताकि विक्रम जो है वो जगे रहें और ड्राइविंग करते करते सोए ना. This time the story went as follows. तो इस बार कहानी कुछ इस तरीके से थी. In the city of Beirut, there lived a man called Khalil. तो बेरूत सिटी में एक आदमी था जिसका नाम था खलील. बेरूत जो है वो लेबनान की एक सिटी है एंड लेबनान जो है वो वेस्टर्न एशिया में एक देश है. तो यहाँ पे एक मैन रहते थे जिनका नाम है खलील. हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. खलील के जो पेरेंट्स हैं वो दो अलग अलग कम्युनिटीज से आते थे. उनके जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे एंड उनकी मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम थी. और बेरूत जैसे काफी मॉडर्न एंड कॉस्मोपॉलिटन शहर में ये कोई नई चीज नहीं थी कि अलग अलग फेथ के लोग शादी करें. ठीक है, तो मतलब ये काफी आम तौर पे देखने को मिलता था बेरूत जैसे शहर में कि अलग अलग कम्युनिटीज के लोग जो है वो शादी करते थे. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. तो लेबनान के अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, मतलब पूरे लेबनान में देश भर में से अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यहाँ की कैपिटल सिटी बेरूत में रहने आते थे. वो यहाँ पे मिलके रहते थे, एक साथ मिलके रहते थे, इंजॉय करते थे. बट फिर भी उनके बीच में एक सिविल वॉर छिड़ गई. मतलब कि काफी ज्यादा साथ में एक साथ रहने के बाद काफी सारे कॉमन इंटरेस्ट शेयर करने के बावजूद भी जो बेरूट है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो गया, सिविल वॉर छिड़ गई. एंड इस सिविल वॉर में खलील के एक अंकल की भी डेथ हो गई. At the end of the civil war, Lebanon's leader came together and agreed to some basic rules for power sharing among different communities. जब ये सिविल वॉर खत्म हुई तो लेबनान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि देश में शांति लाने के लिए कुछ बेसिक रूल बनाने होंगे ताकि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में पावर को शेयर किया जा सके और सारी कम्युनिटीज खुशी से रह सके. तो ये जो रूल्स थे वो क्या थे? एज पर दीज रूल्स जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं वो मेरोनाइट सेक्ट से बिलोंग करेंगे. कैथोलिक क्रिश्चियन का एक मेरोनाइट सेक्ट है. उस सेक्ट से मतलब जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा वो मेरोनाइट सेक्ट का होना चाहिए. कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करेगा एंड उसमें मेरोनाइट सेक्ट का होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुन्नी मुस्लिम होने चाहिए. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट के लिए फिक्स की गई कि जो भी पर्सन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट का होगा सिर्फ वही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. तो मतलब फिक्स कर दिया गया कि इस पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी का पर्सन ही जाके बैठ सकता है. स्पीकर जो है वो शिया मुस्लिम के लिए फिक्स किया गया कि स्पीकर सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सन ही बन सकते हैं. अंडर दिस पैक्ट द क्रिश्चियंस एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन. अब इस पैक्ट के अंदर जो भी एक तरीके से ये एग्रीमेंट हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फिक्स की जाती है, प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए फिक्स की जाती है. तो जब ये पैक्ट हुआ तो इसके बाद क्रिश्चियंस ये मान गए कि वो फ्रेंच के पास नहीं जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए. मतलब वो फ्रांस देश को नहीं बोलेंगे कि हमें लेबनान के क्रिश्चियंस को प्रोटेक्शन दो. तो लेबनान के क्रिश्चियंस ने बोला कि ठीक है, हम फ्रांस की मदद नहीं मांगेंगे. मुस्लिम्स ने बोला कि वो सीरिया के साथ एक तरीके से यूनिफिकेशन की बात नहीं करेंगे
क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहे थे कि वो सीरिया के साथ मिलना चाहते हैं। बट जब ये पैक्ट हुआ तो उसके बाद ये बोला गया, जो मुस्लिम्स हैं वो इस बात को लेकर सहमत हो गए कि वो सीरिया से मिलने की बात नहीं करेंगे, सीरिया से मिलके एक अलग देश बनाने की बात नहीं करेंगे। When the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. जब ये पैक्ट हुआ था तब क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स लगभग सेम नंबर्स में थे। 50% लगभग क्रिश्चियंस थे देश में और 50% लगभग मुस्लिम्स थे। Both the sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. तो जब से ये पैक्ट हुआ है तब से लेके अब तक दोनों ही जो कम्युनिटीज हैं, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, उन दोनों ने ही इस एग्रीमेंट की काफी रिस्पेक्ट की है, इस पे चला है। और अब सिचुएशन ये आ गई कि भले ही मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं बट फिर भी वो लोग इस एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब ये पैक्ट हुआ था तब दोनों कम्युनिटीज इक्वल मात्रा में थी, बट अभी मुस्लिम्स जो है वो मात्रा में बढ़ चुके हैं, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन बन चुके हैं। अब खलील जो है वो इस सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं। खलील जो है वो एक पॉपुलर पॉलिटिकली एम्बिशियस पर्सन है, मतलब वो काफी पॉलिटिकली व्यूज जो है अपने सामने रखते हैं लोगों के, और उनको लोग जानते भी हैं। अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजीशन इज आउट ऑफ हिज रीच। अब भले ही खलील जो है वो काफी ज्यादा फेमस हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हैं, बट इस सबके बावजूद भी प्रेजेंट सिस्टम की वजह से वो टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि टॉप पोजीशन क्या है? टॉप पोजीशन है प्रेसिडेंट की, कि देश में सबसे बड़ा कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो किसके लिए फिक्स्ड है? प्रेसिडेंट जो है वो कौन बनेगा? ऐसा पर्सन जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन हो और मैरोनाइट सेक्ट को फॉलो करता हो, सिर्फ वही पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। दिक्कत ये थी कि खलील जो है वो अपने फादर एंड मदर के में से किसी के भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। He does not practice either his father's or his mother's religion, और ना ही वो ये चाहते थे कि उनको किसी भी धर्म से जोड़ के देखा जाए। मतलब कि वो ना ही तो वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे, ना ही वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे थे, और ना ही वो ऐसा चाहते थे कि इन दोनों ही धर्मों में से उन्हें किसी से जोड़ा जाए। He cannot understand why Lebanon cannot be like any other normal democracy. तो खलील को ऐसा लगता है, इस चीज पे बहुत ही गुस्सा आता है कि लेबनान बाकी नॉर्मल डेमोक्रेसीज की तरह क्यों नहीं हो सकता। नॉर्मल डेमोक्रेसी में क्या होता है? नॉर्मल डेमोक्रेसी में नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में कोई भी पर्सन खड़ा हो सकता है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ये फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पर्सन किसी भी पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, और जिस भी पर्सन को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन उस पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा। नॉर्मल डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। नॉर्मल डेमोक्रेसी में किसी भी पोजीशन को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फिक्स नहीं किया जाता, जैसे कि लेबनान में किया गया था। तो ये चीज नॉर्मल डेमोक्रेसी में नहीं होती। तो खलील बोलते हैं कि हमारे देश में भी नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते, क्यों हमने सीटें जो है वो फिक्स की हुई हैं। Allow everyone to contest and whoever wins maximum votes become the president, no matter which community he comes from. सबको अलाउ करो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए, और जिस भी पर्सन के पास मैक्सिमम वोट आएंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी सेक्ट से आता हो, किसी भी रिलीजन से आता हो। अगर उसके पास मैक्सिमम वोट है तो उसको प्रेसिडेंट बना देना। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये चीज बाकी बहुत सारी डेमोक्रेसीज में फॉलो होती है, तो खलील कहते हैं कि हमारे देश में भी सेम चीज होनी चाहिए। बट खलील के जो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सिविल वॉर का दौर देखा था, जिसमें खलील के भी एक अंकल की डेथ हुई थी। तो जो बड़े लोग हैं उन्होंने बहुत खून खराबा देखा था इस चीज को लेकर। जो सिविल वॉर हुआ था उसमें बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई थी। तो वो कहते हैं, जो एल्डर्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम जो है वो शांति की गारंटी है। मतलब जो भी प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए कुछ कम्युनिटी फिक्स कर दी गई है, तो ये चीज बेस्ट है अभी के लिए, ताकि शांति बनी रहे। सो द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड। तो वेताल जो स्टोरी सुना रहे थे खलील की, वो अभी खत्म नहीं हुई थी। बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर। बट वो टीवी टावर के पास जो है पहुंच चुके थे, और टीवी टावर के पास वो हमेशा आके रुकते थे। अब वेताल ने जल्दी से अपनी स्टोरी को रैप किया
मतलब एक तरीके से खत्म किया एंड पोज्ड हिज कस्टमरी क्वेश्चन टू विक्रम, और हमेशा की ही तरह उन्होंने विक्रम से एक क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हारे पास इस स्टोरी को, इस रूल को लिखने की पावर होती, कि जो लैबिरिंथ में रूल्स हैं, अगर तुम्हें हक दिया जाता, अगर तुम्हें पावर दी जाती कि तुम इन रूल्स को वापस से बदल सकते हो, नए रूल्स बना सकते हो, तो तुम क्या करते? वुड यू अडेप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर एज खलील सजेस्ट और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स? क्या आप खलील के बताए हुए रास्ते पे जाते हैं कि जैसा कि नॉर्मल डेमोक्रेसीज में होता है वैसे रूल्स लैबिरिंथ में आने चाहिए, या फिर आप ओल्ड रूल्स के साथ ही चलते रहते कि एक पोजीशन के लिए एक कम्युनिटी फिक्स कर दी गई, आप उसी रूल के साथ चलते रहते हैं, या फिर कोई और नया सिस्टम आप सजेस्ट करते? वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम ऑफ द बेसिक फैक्ट। अब वेताल जो है अपने सवाल के ही साथ विक्रम को उनका जो एक तरीके से पैक्ट है वो रिमाइंड करवाते हैं। इफ यू हैव एन आंसर इन माइंड एंड येट यू डू नॉट स्पीक अप, योर मोटर बाइक विल फ्रीज एंड सो विल यू। तो विक्रम कहते हैं कि तुम्हें हमारे पैक्ट के बारे में तो पता ही है, विताल कहते हैं कि तुम्हें हमारे पैक्ट के बारे में तो पता ही है, अगर तुम्हारे दिमाग में एक आंसर है और उसके बावजूद भी तुम नहीं बोलते हो तो तुम फ्रीज हो जाओगे और तुम्हारी मोटर बाइक जो है वो भी फ्रीज हो जाएगी। तो मतलब कि अगर विक्रम के दिमाग में कोई आंसर है तो उसको आंसर देना ही पड़ेगा। तो सेम चीज आपके लिए भी है कि आपको जो भी स्टोरी में लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या खलील की जो सजेशन है उसको फॉलो करना चाहिए या फिर ओल्ड रूल्स के साथ चलना चाहिए, तो इस चीज को आपको सजेस्ट करना है। तो हमारे हिसाब से तो जो खलील सजेस्ट कर रहे हैं वो चीज बेस्ट है, क्योंकि जब हम सबको कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउ करेंगे इलेक्शंस में, तो इसका मतलब हम हर एक कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का दर्जा दे रहे हैं, हम हर एक कम्युनिटी को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो लोग इक्वली इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। कोई भी कम्युनिटी किसी से ऊपर है किसी से नीचे नहीं है। किसी भी कम्युनिटी का पर्सन किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, किसी भी पोस्ट के लिए वो खड़ा हो सकता है, और अगर उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो उस पोजीशन पे एक तरीके से उस पोजीशन को संभालने लग जाएगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और ये मैटर नहीं करेगा कि वो किस कम्युनिटी से आता है। तो आई थिंक ये बेस्ट सिस्टम ही रहेगा जैसा कि नॉर्मल डेमोक्रेसीज में रहता है, क्योंकि एटलीस्ट इससे ये इंश्योर होता है कि हर एक कम्युनिटी के पास इक्वल राइट्स हैं टू बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आंसर देके आपको विक्रम की हेल्प करनी थी, एंड अगर आपके पास कोई और आंसर है, कोई और सजेशन है, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हो। So now let's start with our main topic, that is forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. तो ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है वो कहां से निकल के आया है? तो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अपोजिशन में ये पावर शेयरिंग का आइडिया निकल के आया है। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर मतलब कि जब पॉलिटिकल पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है, किसी एक ही कम्युनिटी के हाथ में रहती है, और दूसरी कम्युनिटीज के साथ पावर शेयर नहीं की जाती, दूसरी कम्युनिटीज को कोई भी राइट नहीं दिए जाते, तो उस चीज के अपोजिट में निकल के आता है पावर शेयरिंग, राइट? एक है कि पावर पूरी एक पर्सन के पास है, दूसरा है पावर अलग अलग लोगों के पास है। तो ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। पावर शेयरिंग मतलब आपने पावर अलग अलग लोगों के साथ शेयर की है, सिर्फ एक पर्सन के पास सारी पावर नहीं है। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. काफी लंबे समय तक दुनिया भर में ये सोचा जाता था, ये माना जाता था कि जो पावर है वो गवर्नमेंट में किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होनी चाहिए जो कि किसी एक ही जगह पे रहते हैं। मतलब कि पूरी पावर सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सोलिडेट होनी चाहिए। तो काफी टाइम तक इस चीज पे बिलीव किया जाता था कि पावर सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के पास पावर होनी चाहिए, सिर्फ एक पर्सन के हाथ में पावर होनी चाहिए। जैसे पहले राजा महाराजा वाला सिस्टम होता था कि एक राजा होता था और राजा के पास सारी पावर होती थी। तो काफी लंबे समय तक ये सिस्टम चला। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. तो ऐसा क्यों था पहले? क्यों ऐसा माना जाता था कि सिर्फ एक पर्सन या कम्युनिटी के पास पावर होनी चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था अगर पावर को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, अगर पावर को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाएगा, तो फिर बहुत ही तेजी से डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अलग अलग लोगों में पावर बांट दी है। तो आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एक पर्सन से सलाह मशवरा करना होगा, पूछना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा,
और इतने में काफी टाइम निकल जाएगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं हो पाएगी अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे, और क्विक डिसीजन मेकिंग के साथ साथ इन्फोर्समेंट भी नहीं हो पाएगी। मतलब अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसको लागू करने में भी दिक्कत आएगी अगर पावर बहुत सारे लोगों के पास है। But these notions have changed with the emergence of democracy. But ये जो notions है, ये जो idea है कि पावर एक पॉइंट पे एक पर्सन के पास कंसोलिडेट होनी चाहिए, ये जो आइडिया है ये अब चेंज हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ। जब डेमोक्रेसी का आइडिया निकल के आया तो ये आइडिया भी चेंज हो गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सारी जो पॉलिटिकल पावर है वो जनता के हाथ में है। अल्टीमेटली वो जनता है, वो लोग हैं जिनके हाथ में सारी पावर है। जनता ही लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुनती है और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव सारे डिसीजन लेते हैं। तो अल्टीमेट पावर लोगों के हाथ में है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग खुद पे रूल करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। मतलब कि अगेन जो जैसा कि ज्यादातर देशों में होता है कि हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए ही डिसीजन लेंगे। मतलब कि हम किसी ऐसे पर्सन को चुन रहे हैं जो कि हम पे रूल करेगा या हमें गवर्न करेगा। तो हम चाहें तो किसी भी पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो हम खुद एक तरीके से इस सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट बन रहे हैं, इस पूरे गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कौन हम पे किस तरीके से गवर्नेंस करेगा। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. तो एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप्स को इज्जत दी जाती है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है और अलग अलग व्यूज ओपिनियंस इन सबकी रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब कि जो डाइवर्सिफिकेशन है देश में, उस चीज को काफी रिस्पेक्ट किया जाता है कि ठीक है डाइवर्सिटी है बट हर एक जो कम्युनिटी है वो इक्वल है, हर एक जो आइडिया है उसकी अपनी वैल्यू है, हर एक व्यू की अपनी वैल्यू है। तो इस चीज को किसी भी अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत ही प्रायोरिटी पे रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। और हर एक पर्सन की वॉइस जो है वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रहती है पब्लिक पॉलिसीज के मेकिंग में। मतलब कि जनता के लिए क्या पॉलिसीज बननी चाहिए उनमें लोगों का मत रहता है। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो एक तरीके से डेमोक्रेसी में क्या माना जाता है कि पॉलिटिकल पावर जितने ज्यादा सिटीजन्स में हो सके उतने ज्यादा सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स है वो अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। मतलब पावर को अलग अलग तरीके से शेयर किया जा सकता है। Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. तो हम कुछ कॉमन पावर शेयरिंग के फॉर्म्स को देखते हैं। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला पावर शेयरिंग का जो तरीका है वो ये है कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर शेयर की जा रही है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर जो लॉज वगैरह बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो कि सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस में रखने का काम करती है। तो इन तीनों ही ऑर्गन्स के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different power. तो ये जो organs में पावर बटी हुई है इसको हम horizontal distribution कहेंगे। horizontal मतलब जो इस तरीके से लेटा हुआ है, vertically मतलब जो खड़ा हुआ है। तो horizontal distribution क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें तीन organ हैं जो कि same level पे हैं। इन तीनों ही ऑर्गन्स में से कोई भी किसी से ऊपर या कोई किसी से नीचे नहीं है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों ही इक्वल हैं। तो ये सेम लेवल पे हैं तीनों ऑर्गन्स बट अलग अलग पावर एंजॉय करते हैं। इन तीनों ही ऑर्गन्स के पास अलग अलग पावर्स हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। सो इस तरीके की सेपरेशन जो है वो ये इंश्योर करती है कि किसी भी एक ऑर्गन के पास अल्टीमेट एंड अनलिमिटेड पावर ना हो। ऐसा ना हो कि सारी पावर किसी एक ही ऑर्गन के पास है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सेम लेवल पे तीनों ऑर्गन है, कोई किसी से ऊपर कोई किसी से नीचे नहीं है और तीनों ऑर्गन्स के पास अपनी अपनी पावर है। तो किसी एक ऑर्गन के पास सारी पावर कॉन्सोलिडेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है पावर यहाँ पे। ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर। और हर एक ऑर्गन जो है वो दूसरे को चेक करने का काम करता है, दूसरे को कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। कि अगर तीनों में से कोई भटक रहा है तो वो एक दूसरे को संभालने का काम करेंगे। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है तो जुडिशरी उसको रोकेगी।
जुडिशरी उसको चेक करेगी कि आप ये चीज गलत कर रहे हो। अगर जुडिशरी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है, किस तरीके से लोग अपॉइंट होंगे जुडिशरी में, किस तरीके से उनका रिटायरमेंट होगा, मतलब इस तरीके के लॉज जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है। इसी तरीके से अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहे हैं तो जुडिशरी अगेन देख सकती है। और अगर लॉज वगैरह बनाने हैं तो जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव्स के रिगार्डिंग लॉज बना सकती है कि किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, किस तरीके से जो है अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको किस तरीके से सजा होगी। तो मतलब कि तीनों जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे पे निगाह बना के रखते हैं कि कोई गलत काम ना करे। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। और इस वजह से क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक बैलेंस बना रहता है पावर को लेकर, किसी के पास एक्स्ट्रा पावर नहीं आती, कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। Last year we studied that in our democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेमोक्रेसी में भले ही मिनिस्टर्स एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास कुछ पावर होती है, बट ये जो पावर है वो लिमिटेड रहती है। जो मिनिस्टर्स हैं एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज पे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मतलब कि एक तरीके से कोई भी मिनिस्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ये चीज जो है वो पार्लियामेंट काफी कंट्रोल में रखती है। कोई भी मिनिस्टर कुछ भी करेगा उसे पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or the laws made by legislature. तो इसी तरीके से भले ही एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा जुडिशरी में जो जजेस हैं उनको चुना जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है, बट इस सब के बावजूद भी जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के लिए चेक एंड बैलेंस का काम कर सकते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जज को अपॉइंट कर रहे हैं एंड जज जो है वो एग्जीक्यूटिव को लेकर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई मतलब रूल को वेरीफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रही है कि नहीं। और जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर के लॉज को देख सकती है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं वो ठीक है कि नहीं। लेजिस्लेचर मतलब जो हमारी पार्लियामेंट्स हैं उनको लेजिस्लेचर कहते हैं क्योंकि वहीं पे लॉज वगैरह बनते हैं। पार्लियामेंट हमारी स्टेट असेंबलीज ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है जिसमें हमने सेम लेवल पे अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग पावर दी हुई है, जिसमें हर एक ऑर्गन बाकी दो ऑर्गन्स को चेक करेगा, तो इससे क्या है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर रहे हैं अपनी अपनी पावर्स के थ्रू। दूसरा जो है पावर शेयरिंग का फॉर्म वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो पावर है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट्स में शेयर हो सकती है। A general government for the entire country and the governments at the provincial और regional level। तो एक गवर्नमेंट तो है जो पूरे नेशनल लेवल पे है, ठीक है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बाकी अलग अलग रीजन या फिर स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है। तो दो लेवल की गवर्नमेंट हो गई, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। तो वो जनरल गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री के लिए, जो नेशनल लेवल पे एक अकेली गवर्नमेंट है, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया हम फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। सेम ही चीज है, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सब सेम है। बट अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाओगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट शब्द क्या रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो एप्रोप्रिएट वर्ड है यूनियन गवर्नमेंट अगर हमें हमारी इंडिया के गवर्नमेंट के लिए शब्द यूज करना है। बट कॉमनली सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट यूज किया जाता है। तो ये ऐसी गवर्नमेंट है जो कि नेशनल लेवल पे है, जो कि जनरल गवर्नमेंट है, पूरे देश के लिए एक गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। अब वो गवर्नमेंट जो कि प्रोविंशियल या रीजनल या फिर स्टेट लेवल पे हैं, उनको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंडिया में हम इन्हें स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं क्योंकि इंडिया जो है अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ है और हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नेशनल लेवल पे हमारे पीएम है, तो पीएम क्या है, वो जनरल या फिर फेडरल या फिर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, सब एक ही चीज है। तो हमारे जो पीएम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। बट अगर आप देखोगे अलग अलग स्टेट्स में सीएम होते हैं, तो वो सीएम क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये जो अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, ये सिस्टम मतलब लगभग सारे देशों में फॉलो नहीं किया जाता है।
मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम है, सारी कंट्रीज ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सिस्टम को फॉलो नहीं करती। देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी ऐसे देश भी हैं जहां पे कोई प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ एक नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है। But in those countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. But हमारे देश जैसे जो देश हैं, इंडिया जैसे जो देश हैं जहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट है, वहां पे हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली ये चीज बताता है कि किस लेवल के पास कितनी पावर होगी, किन किन चीजों के रिगार्डिंग पावर होगी। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, और बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वही काम किया, बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। बट श्रीलंका में इस चीज को नकार दिया गया। श्रीलंका में अलग अलग लेवल पे, रीजनल लेवल पे लोगों को राइट्स नहीं दिए गए, पावर्स नहीं दी गई। बट बेल्जियम में हमने देखा, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट थी, फ्रेंच वाले रीजन के लिए अलग थी, डच वाले रीजन के लिए अलग गवर्नमेंट थी, तो स्टेट गवर्नमेंट थी बेल्जियम में। बट इस तरीके की गवर्नमेंट श्रीलंका में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये जो डिवीजन है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। सेम प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं उन गवर्नमेंट्स के लिए जो कि स्टेट लेवल से नीचे की हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया। तो ये भी क्या है, ये फेडरल डिवीजन का ही हिस्सा है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का ही एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमने पावर को अलग अलग लेवल्स में बांट दिया है, कि ऊपर है सेंट्रल लेवल, फिर नीचे है स्टेट लेवल, स्टेट लेवल में भी फिर आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज दिखेंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस हैं उनमें आपको पंचायत दिखेगी। तो इस तरीके से लेवल वाइज जो पावर है वो डिवाइड हो रखी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power। तो इस वाले जो सिस्टम है इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिवीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको देखने मिल रहा होगा ऊपर है सेंट्रल लेवल, फिर उससे नीचे है स्टेट लेवल। वैसे एक्चुअली ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। इनकी जो पावर है सेंट्रल लेवल एंड स्टेट जो है उनको इक्वल माना जाता है, कोई भी किसी से ऊपर या कोई भी किसी से नीचे नहीं है। बट वैसे अगर आप पूरे सिस्टम वाइज अगर इसको देखो तो दिखने में ऐसा लग सकता है कि ये एक वर्टिकल डिवीजन है पावर का, कि नेशन वाइज देखो। अब आप पावर को वैसे मत करो कि किसके पास कितनी पावर है, कितनी पावर कम है, कितनी पावर ज्यादा है, उस चीज को अगर हम कंसीडर ना करें, अगर हम रीजन वाइज देखें, एरिया वाइज देखें, तो पूरे देश का एक गवर्नमेंट है, तो वो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर देश के टुकड़े टुकड़े हैं, देश में स्टेट्स हैं, तो हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, तो वो हो गई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जो है वो फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स एंड छोटे छोटे एरियाज में बटा हुआ है, हर एक छोटे एरिया का क्या हो गई, म्युनिसिपैलिटी। फिर अलग अलग लेवल पे, जैसे जो रूरल एरियाज है वहां पे गांव है, तो गांव में क्या है, पंचायत है। तो ये अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसको हम वर्टिकल कह सकते हैं कि वर्टिकली पावर शेयरिंग हो रही है। जो ऑर्गन पढ़े थे वो हमने हॉरिजॉन्टल पढ़े थे कि तीनों एक ही लेवल पे हैं, बट यहाँ पे लेवल्स जो है वो अलग अलग हैं। We shall study these at some length in the next chapter। तो ये जो अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जो फॉर्म है वो है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जा सकता है, जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, तो इनके बीच में ये पावर को शेयर किया जा सकता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल। तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी कि हर एक लैंग्वेज अपनी एक गवर्नमेंट बनाएगी, डच स्पीकिंग जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके अपनी एक गवर्नमेंट बनाएंगे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है वो मिलके वोट करेंगे और अपनी गवर्नमेंट को चुनेंगे, जो जर्मन स्पीकिंग है वो भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे। तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है सोशल ग्रुप्स में पावर डिवीजन का। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration। तो कुछ countries में constitutional and legal arrangements है, मतलब हमारे constitution में लिखा है, legally कुछ ऐसे laws वगैरह बने हुए हैं जो कि ये ensure करते हैं कि weaker sections and women को representation मिले legislature and administration में, मतलब law बनाने में and administration में, execution में वीकर सेक्शंस एंड वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स हैं। मतलब कि ऐसे लॉज हैं, ऐसे कानून हैं,
ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमें वीकर सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन देनी है। इससे क्या होगा, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के पास पावर आएगी, तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आएगी। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लास्ट ईयर क्लास 9th में हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम पढ़ा था इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश में जो स्टेट असेंबलीज हैं एंड हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ सीटें पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए रिजर्व रहती हैं, कि ये जो सीटें हैं इन सीटों पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का पर्सन ही बैठेगा आके। सारी सीटें ऐसे फिक्स नहीं है, सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो हैं वो इस तरीके से फिक्स्ड है। इससे क्या इंश्योर होगा कि जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो बहुत ही ज्यादा वीकर कम्युनिटीज हैं, उनको ये इंश्योर हो पाएंगे वो लोग कि वो लोग भी रिप्रेजेंट हो पाए, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई है। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए सोशल ग्रुप्स को पावर दी गई है। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। तो इस तरीके का जो पावर डिवीजन है, सोशल ग्रुप्स में जो पावर डिवाइड की जा रही है, हमारे देश में सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइड करने के लिए क्या है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम है। ठीक है, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कुछ पर्टिकुलर लोग ही आ पाएंगे। जैसे कोई ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स कर दिया जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ट्राइबल पर्सन ही एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, राइट। तो इससे क्या इंश्योर हो पाता है कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकें, गवर्नमेंट में आ सकें, और उनको गवर्नमेंट से अलग फील ना हो, उनको ऐसा ना लगे कि वो इस देश का पार्ट नहीं है या उनकी कोई केयर नहीं कर रहा है। तो अगर हमने सोशल ग्रुप्स को पावर दिया, उनके साथ पावर शेयर किया, तो इससे क्या हो पाएगा, इससे ये होगा कि जो लोग हैं वो काफी एम्पावर फील करेंगे, उस सोशल ग्रुप के लोग काफी ज्यादा अच्छा फील करेंगे और उनको एलियनेटेड फील नहीं होगा, उनको कटा हुआ फील नहीं होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि वो देश का पार्ट ही नहीं है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो सोशल ग्रुप्स को जो पावर देने की बात है, इससे क्या होता है, इससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक इक्वल या एक फेयर शेयर मिल पाता है पावर में, क्योंकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, जो कम मात्रा में लोग हैं, उन कम्युनिटीज को मुश्किल होता है एकदम ऊपर पोजीशन तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे लोगों को जब इस तरीके से सपोर्ट की जाती है, इस तरीके से उनको पावर शेयरिंग का मौका दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, वो लोग अपने लिए डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। In Unit 2 we shall look at various ways of accommodating social diversities। तो Unit 2 में हम ये देखेंगे कि अलग अलग डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी में, उसको हम किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं, एक साथ लेके हम कैसे चल सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज को, अलग अलग लोगों को। देन फोर्थ जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। पावर शेयरिंग को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं एंड ये लोग जो मूवमेंट्स चलाते हैं, वो किस तरीके से पावर में रहने वाले लोगों को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो गवर्नमेंट है, ठीक है, अब आपने देखा होगा गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, अपनी बात मनवाने के लिए वो प्रेशर बना रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखी होंगी कि जो अपोजिशन में पार्टी है, जैसे अभी करंट में जो कांग्रेस है या जो इंडी अलायंस है, वो एक अपोजिशन में निकल के आया है, वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अलग अलग कामों पर सवाल उठाते हैं, गवर्नमेंट कहाँ सही कर रही है, कहाँ गलत कर रही है, तो इस चीज को पूरा चेक करके रखते हैं और गवर्नमेंट पे एक दबाव बना के रखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ गलत ना करे या गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए काम करे। तो ये भी एक तरीके से पावर शेयरिंग का एक फॉर्म है कि प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, इनके पास इतनी पावर है कि ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। तो किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजंस के पास कंटेंडर्स होने चाहिए चूज करने के लिए, उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए चूज करने के लिए कि किस पर्सन को वो पावर में देखना चाहते हैं। मतलब डेमोक्रेसी असली तभी होगी ना जब लोगों के पास ऑप्शन है चुनने का, कि मान लो यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए और लोगों को इन तीनों में से किसी एक को चुनना है, तो ये एक सही डेमोक्रेसी होगी। बट मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया से खड़ा
सिर्फ एक पर्सन हुआ है, वहां से इलेक्शन सिर्फ एक ही पर्सन लड़ रहा है, तो इस केस में लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चाहे कोई चाहे चाहे ना चाहे, उनको वोट सिर्फ एक ही पर्सन को देना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो जनता के पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो कंटेंडर्स होती हैं, वो ऑप्शन होती है कि एक पर्सन बीजेपी का खड़ा है, एक पर्सन जो है कांग्रेस का खड़ा है, एक पर्सन समाजवादी पार्टी का खड़ा है, एक पर्सन टीएमसी का है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑप्शंस हैं लोगों के पास। तो जो लोग नहीं जीतते, जो लोग मेजॉरिटी से नहीं जीतते, वो पार्टीज फिर क्या बन जाती हैं, वो अपोजिशन में बन जाती हैं, जो कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो अपोजिशन में लोग हैं, ये क्या है, इनके पास भी अपनी पावर है, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे पूरे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसने पावर दी है कि वो लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं। In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. तो ये जो मैंने आपको बताया कि सिटीजन्स के पास ऑप्शन रहता है, और इससे क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन दिखाई देता है। अलग अलग पार्टीज जो है वो compete करती हैं, एक दूसरे से रेस करती हैं, लड़ती हैं, और इन सभी पार्टीज में से कोई एक जीत के आती है। कंपटीशन किस चीज का होता है कि कौन सी पार्टी कितने ज्यादा लोगों को अपने फेवर में कर पाती है। जितने ज्यादा लोग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, उतना ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी के चांसेस बढ़ेंगे कि वो गवर्नमेंट में आए। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो कंपटीशन है, इससे क्या होता है, लोगों के पास ऑप्शंस आते हैं, लोगों को चुनने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं कि हाँ, हम बीजेपी को भी चूज कर सकते हैं, हम कांग्रेस को भी चूज कर सकते हैं, हम किसी और पार्टी को भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके का जो कंपटीशन है वो ये इंश्योर करता है कि पावर सिर्फ एक हाथ में ना रहे। आज अगर बीजेपी पावर में है और लोगों को लगा कि बीजेपी सही से काम नहीं कर रही, तो हो सकता है कल वो, जब अगली बार इलेक्शंस होंगे, तो हो सकता है कि वो किसी और पार्टी को जिता दे। तो अगर सिर्फ एक पार्टी ही इलेक्शन लड़े, सिर्फ बीजेपी ही इलेक्शन लड़े, तो लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो किसी और को चुने। तब चाहे ना चाहे पार्टी हमेशा बीजेपी ही रहेगी, जो कंपटीशन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और सारी पावर सिर्फ एक ही पार्टी के हाथ में रहेगी, बीजेपी के हाथ में। बट क्योंकि अभी दूसरी पार्टीज हैं, कंपटीशन में हैं, जो कि बीजेपी को कड़ा टक्कर दे रही हैं, तो बीजेपी के ऊपर हमेशा ये डर रहेगा कि अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया तो कल जनता जो है किसी और को वोट देके किसी और पार्टी को गवर्नमेंट में ला सकती है। तो ये जो पूरा कंपटीशन वाला सिस्टम है, अलग अलग ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके पास जो ये पावर है अपोजिशन की, ये इंश्योर करती है कि पावर सिर्फ एक हाथों में नहीं रहे। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. तो लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि पावर जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर की जाती है। ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज एंड अलग अलग सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो एक तरीके से मुस्लिम्स के पक्ष में बात करती है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का ज्यादा ध्यान रखती है। इसी तरीके से जो दूसरी पार्टीज है, मान लो शिवसेना वगैरह है या बीजेपी है, ये हिंदू जो कम्युनिटी है उसका ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हैं, उनकी आइडियोलॉजी को ज्यादा रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग हैं। किसी भी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो कहीं किसी भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और जीत के आ सकते हैं, राइट। तो इससे क्या है, पार्टी जो है, अलग अलग पार्टीज जो हैं, ये कंपटीशन में आ रही हैं, और इससे क्या इंश्योर हो रहा है, जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन है, एंड इससे क्या इंश्योर होगा कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में कंसोलिडेट होके ना रह जाए। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. कभी कभी ये जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्ट हो सकती है, मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा जो पार्टीज हैं वो मिलके अलायंस बना ले, गठबंधन बना ले, तो उसमें क्या है कि जो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं वो सारे मिलके पावर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा एक तरीके से डायरेक्ट हो जाएगी कि जितनी भी अलग अलग पार्टीज हैं, मान लो दो या दो से ज्यादा जो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं, वो सारी आई और उन्होंने एक साथ मिलके एक अलायंस बना लिया। इसका मतलब कि वो जो पूरा अलायंस है वो अलग अलग पार्टीज के बीच में पावर शेयर कर रहा है, वो सारे मिलके एक साथ आए हैं, ठीक है। If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. और अगर ये अलायंस जीत के आ जाता है तो ये सारी अलग अलग पार्टीज का जो गठबंधन है, जो ग्रुप है, वो मिलके गवर्नमेंट में आता है, और ऐसी गवर्नमेंट को हम कोलिशन की गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं, और ये सारे लोग फिर मिलके पावर शेयर करते हैं।
In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. अब डेमोक्रेसी में हम अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स भी देखते हैं. इंटरेस्ट ग्रुप्स मतलब ऐसे ग्रुप्स जो कि किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे से रिलेटेड बात कर रहे हैं. जैसे ट्रेडर्स का अगर जो ग्रुप होगा वो अपने ग्रुप के रिलेटेड बात करेगा, वो ट्रेडर्स के बारे में बात करेगा, ट्रेडर्स के फायदे के बारे में बात करेगा कि टैक्स बढ़ा दो, टैक्स कम कर दो. सिमिलरली बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन का जो ग्रुप है, इनका जो एसोसिएशन है, वो अपने फायदे अपने नुकसान की बात करेगा कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दो, घटा दो, है ना, कुछ चीजों को सस्ता कर दो, रॉ मटेरियल का प्राइस घटा दो. इंडस्ट्रियलिस्ट का भी सेम इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप रहेंगे, फार्मर्स के ग्रुप होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर के ग्रुप होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं, उनके अपने यूनियंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं. तो ये जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कम्युनिटी के लोगों को बेहतर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए बात करते हैं. अपनी कम्युनिटी के, अपने ग्रुप के लोगों को एक तरीके से बेटर पोजीशन में लाने की ये लोग बात करते हैं. दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर. तो ऐसे लोगों का भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में शेयर रहता है पावर को लेकर, either through participation in governmental committees or bringing influence on their decision making process. अब देखो डायरेक्टली तो ये लोग फार्मर ग्रुप हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट फिर भी इनका पावर शेयरिंग में योगदान रहता है. कैसे? मान लो गवर्नमेंट ने कोई कमिटी बनाई, कोई जैसे अभी फार्मर लॉज का हुआ था कि जब नए फार्मर लॉज आए थे तो फार्मर्स ने इस चीज का विरोध किया. तो इस केस में जैसे जो कम्युनिटी वगैरह बिठाई गई जो कि फार्मर लॉज से रिलेटेड मुद्दे पे एक डिसीजन लेके आएगी और कोई सॉल्यूशन निकालेगी, तो उसमें गवर्नमेंट के लोग भी थे और फार्मर के जो ग्रुप्स थे, फार्मर के जो एसोसिएशंस थी, उसके भी लोग थे, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर से रिलेटेड बात हो रही है. तो जो फार्मर्स के ग्रुप थे जो कि फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे आपने राकेश टिकैत वगैरह का नाम सुना होगा, ये क्या है, खैर वो पॉलिटिक्स में भी हैं, बट ये क्या है, ये फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये ऐसे एसोसिएशंस हैं जो कि फार्मर्स के इंटरेस्ट की बात कर रही हैं. तो उन एसोसिएशन के मेंबर्स को भी कमेटी में बुलाया गया कि बताओ किस तरीके से सॉल्यूशन करना है इस बात का. तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे ट्रेडर्स के हों, बिजनेसमैन के हों, वर्कर्स के हों, ये लोग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पावर शेयरिंग में. मान लो कोई कमेटी बिठाई जा रही है, कोई मान लो लॉ वगैरह बनाया जा रहा है, उसमें कोई मीटिंग हो रही है उससे रिलेटेड, तो इन प्रेशर ग्रुप से, इन इंटरेस्ट ग्रुप से बात की जाएगी कि आपके लिए क्या चीज सही रहेगी, आप क्या सजेस्ट करते हो. ठीक है, तो ये लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं. जैसे मान लो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर की यूनियन है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आवाज उठा दें, जैसे आपने देखा होगा हड़तालें होती हैं, बंद होते हैं कि आज तो हड़ताल लगी है देश में, तो ये हड़ताल कौन करवाता है, ये ग्रुप्स ही करवाते हैं, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स करवाते हैं, क्योंकि ये अपनी कोई पर्टिकुलर बात को मनवाना चाहते हैं. तो इस तरीके के हथकंडे अपना के कोई रैली निकाल रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई इस तरीके से हड़ताल कर रहा है, इससे क्या होता है कि ये लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि गवर्नमेंट इनके फेवर में डिसीजन ले, इनकी बात माने. तो ये लोग भी डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो पावर शेयरिंग का ये भी हिस्सा है, इनके साथ भी कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग हो रही है. In Unit 3 we shall study the working of political parties and Unit 3 में हम political parties किस तरीके से काम करती हैं ये चीज डिटेल में देखेंगे. तो इस सेक्शन में हमने क्या देखा, मेनली सबसे पहले तो हमने विक्रम वेताल की कहानी सुनी थी, जिसमें अल्टीमेटली ये क्वेश्चन आया था कि किस तरीके की गवर्नमेंट सही रहेगी लेबनान में. खलील जो सिस्टम सजेस्ट कर रहे थे, क्या वो हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ पावर देखी, हमने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर देखी. पहला है सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें कि गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है. दूसरा जो फॉर्म है उसमें क्या है, अलग अलग लेवल्स के बीच में जो पावर है वो शेयर हो रही है. इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं कि वर्टिकली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. इसमें गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के साथ पावर शेयरिंग होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, इन सारे लेवल्स पे
पावर शेयरिंग हो रही है। तीसरा जो फॉर्म है वो सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयरिंग है, जिसमें हमने देखा कि बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन का सिस्टम है वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, जो माइनॉरिटीज हैं या जो ऐसे वीकर सेक्शन है जिनके लिए रिप्रेजेंटेशन आसान नहीं है, तो उनको किस तरीके से पावर दी जाती है और डिसीजन मेकिंग में उनको पार्ट बनाया जाता है। तो ये भी एक तीसरा तरीका है पावर शेयरिंग का, मतलब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है। चौथा जो तरीका है पावर शेयरिंग का वो है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के थ्रू, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग करती हैं और ये लोग भी गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं। So we have come to the end of our chapter number 1 of class 10 civics. I hope you like this video. आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा. And if you like this video, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe to it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.